Hello Bacha Party, welcome to your rapid revision session by Laksh CBSE and UV Media. We are right now revising our chapters for board examinations, and so far we have covered many chapters where we have done a rapid revision of all these chapters to understand them in a quick and better way. चैप्टर्स आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं क्लासेस में, इनके क्वेश्चन आंसर्स आप कई बार लिख चुके हैं। अभी हमारे पास क्योंकि थॉरो रीडिंग करने का समय नहीं बचा है, इसीलिए हम एक बार सिर्फ चैप्टर्स को रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चैप्टर में क्या था, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स थे, क्या की पॉइंट्स है जो हमें आंसर लिखते वक्त याद रखने हैं। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सेशन विद अनदर चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज द नेकलेस। एक लड़की के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी थी। द नेम ऑफ द गर्ल वॉज माटिल्डा एंड शी वॉज मैरिड इन अ मिडिल क्लास फैमिली सेटअप। शी वॉज नेवर हैप्पी बिकॉज शी ऑलवेज एस्पायर्ड टू लीड अ रिच लाइफ। उसको हमेशा से यही लगता था कि वो मिडिल क्लास सेटअप के लिए मिसफिट है, उसे तो किसी रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए था। उसके आसपास के लोग भी यही उसे समझाते आए थे। वो काफ़ी खूबसूरत थी और उसके आसपास के लोग उसकी खूबसूरती को देखते हुए हमेशा उसे यही कहते थे कि तुम इस मिडिल क्लास सेटअप के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारा तो किसी रिच परिवार के साथ, किसी अमीर खानदान के साथ ताल्लुक होना चाहिए था। कहीं ना कहीं माटिल्डा को भी यही फीलिंग होती थी कि वो क्यों रिच नहीं है। अकेले रहना पसंद करती थी, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शो ऑफ कर सके। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ज्वेलरी नहीं है, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं करती थी। कई बार वो इरिटेटेड भी हो जाती थी। बट शी हैड अ केयरिंग एंड सपोर्टिव हस्बैंड। हर हस्बैंड वॉज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग और वो हमेशा कोशिश करते थे कि किसी तरह माटिल्डा को खुश किया जा सके, वो खुश रहे। एक बार उसके हस्बैंड को अपने ऑफिस के थ्रू एक बॉल डांस पार्टी का इनविटेशन मिला। माटिल्डा के हस्बैंड खुश हो गए। उन्हें लगा कि माटिल्डा ऐसी पार्टीज़ में जाना पसंद करती है, वहाँ काफ़ी सारे रिच लोग आते हैं जिनके साथ शायद इंटरेक्ट करने से माटिल्डा खुश हो जाएगी। वो खुशी खुशी इन्विटेशन लेके माटिल्डा के पास पहुँचे। माटिल्डा इन्विटेशन लेके खुश तो हो गई, लेकिन अगले ही पल निराश भी हो गई। वाई? बिकॉज शी was thinking that she doesn't have any kind of good dress or jewelry to wear to such a grand party. जब माटिल्डा के हस्बैंड ने उसको इतना मायूस देखा, उदास देखा, ही स्टार्टेड टू प्लान समथिंग। ही सजेस्टेड कि वो अपनी सेविंग्स का पैसा माटिल्डा को दे देंगे, जिससे वो एक खूबसूरत सा गाउन खरीद लाएगी और उस गाउन को पहन के वो पार्टी में जा सकती है। माटिल्डा ने ऐसा ही किया। वो एक सुंदर सा गाउन खरीद के ले आई और वो बहुत खुश थी। बट उसे रियलाइज़ हुआ कि इतने खूबसूरत गाउन के साथ पहनने के लिए उसके पास कोई नेकलेस नहीं है, कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है। उसके हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि तुम्हारे पास जो पुरानी ज्वेलरीज है उनमें से किसी एक को पेयर कर लो, तुम हो तो खूबसूरत ही, कुछ भी पहनोगी अच्छी ही लगोगी। पर माटिल्डा को लगा कि अगर वो इस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी ना पहने तो शायद लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसे इग्नोर करेंगे, या हो सकता है शायद मजाक भी उड़ाए। उसने फिर मन मार लिया और सोचा कि वो पार्टी में नहीं जाएगी। तब उसके हस्बैंड ने उसे फिर से सजेस्ट किया कि एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम जाकर अपनी फ्रेंड से कुछ दिनों के लिए एक ज्वेलरी बोरो कर लो, उधार ले आओ, पार्टी में पहनना और फिर रिटर्न कर देना। माटिल्डा को ये आइडिया अच्छा लगा। वो अपनी फ्रेंड के पास गई। उसकी फ्रेंड की कई सारी ज्वेलरीज में से उसे एक नेकलेस बहुत पसंद आया, जो उसे लगा कि ये उसकी ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच करता है। एज यूजुअल उसने फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि पार्टी के बाद वो उस नेकलेस को उसे रिटर्न कर देगी। नेकलेस वो अपने साथ ले आई एंड शी wore the gown and the pretty necklace and went for the party. पार्टी में माटिल्डा को लोग उसकी खूबसूरती की वजह से निहार रहे थे। शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर कोई उससे बात करना चाहता था, मिलना चाहता था, डांस करना चाहता था। इतनी ज़्यादा अहमियत, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जब माटिल्डा को मिली, शी वॉज डिलाइटेड। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हमेशा से ऐसा ही जीवन जीना चाहती थी जहाँ लोग उसे तारीफ की नज़रों से देखें, हमेशा वो सबके लिए एक चर्चा का एक विषय बनी रहे, सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करें, और वो बहुत खुश थी। बाद में जब वो घर वापस आई, उसने सोचा क्यों ना एक बार फिर, आखिरी बार, वो खुद को अच्छे से आईने में निहार ले, क्योंकि अगले दिन उसे वो नेकलेस अपनी फ्रेंड को रिटर्न करना है। बट जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, उसने देखा कि वो नेकलेस उसके गले में नहीं था। शी हैड लॉस्ट दैट नेकलेस। शी वॉज हॉरिफाइड। शी टोल्ड हर हस्बैंड इमीडिएटली एंड बोथ ऑफ देम वेंट सर्चिंग द नेकलेस ओवरनाइट। रात भर वो हर उस जगह पे गए जहाँ जहाँ वो नेकलेस मिल सकता था, पर वो नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। अब माटिल्डा स्ट्रेस में आ गई कि क्या किया जाए। फ्रेंड नेकलेस मांग रही थी, फ्रेंड को रिटर्न करना था, पर कोई और चारा नहीं था। कुछ दिनों के लिए तो माटिल्डा ने बहाना बना दिया कि नेकलेस रिपेयर करने के लिए दिया गया है, पर कब तक? रिपेयर करने का भी अपना एक टाइम होता है। फाइनली उसके हस्बैंड और माटिल्डा ने डिसाइड किया कि वो लोग एक ह्यूज सम लोन में लेंगे। वो एक कर्जा लेंगे और कर्जा लेने के बाद उस पैसे से बिल्कुल हूबहू वैसा ही एक नेकलेस खरीदेंगे और उसकी फ्रेंड को रिटर्न कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उस लोन को लेने के लिए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी और साथ में काफ़ी सारा कर्जा उनके सर पर चढ़ गया। उस कर्जे को चुकाते हुए 10 साल लग गए और माटिल्डा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, वो एक पावर्टी की लाइफ जीने लगी। वो बिल्कुल गरीबों वाला जीवन व्यतीत करने लगी।
उसमें अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मातिल्दा को अपनी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। कई बार वो अपने पुराने दिनों को याद करती और जब भी वो अपने पुराने दिनों को याद करती उसे उस पार्टी की याद आती जिसमें उसने नेकलेस पहना था और उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा काम करने लगता कि काश उस दिन उसने वो नेकलेस ना पहना होता तो शायद आज उसकी लाइफ इस सिचुएशन में नहीं होती। फाइनली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ हार्डशिप्स दे आर एबल टू रीपे द लोन का पूरा कर्जा चुकाने के बाद एक दिन अचानक उसकी उसी फ्रेंड से वो टकरा जाती है जिस फ्रेंड से उसने नेकलेस लिया था। उसकी फ्रेंड मातिल्दा को देख के चौंक जाती है, वो पहचान ही नहीं पाती कि ये वही खूबसूरत मातिल्दा है और मातिल्दा के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा है, जो इरिटेशन है, वो एकदम से बाहर निकल आता है। वो अपनी फ्रेंड को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरा ये हाल उस नेकलेस की वजह से हुआ था। वो नेकलेस उस रात मुझसे खो गया था और उस नेकलेस को तुम्हें रिटर्न करने के लिए मुझे और मेरे पति को एक बड़ा कर्ज लेना पड़ा जिसकी वजह से हमारी आज ये हालत है। जब उसकी फ्रेंड ने ये सारी बातें सुनी वो चौंक गई। उसने मातिल्दा को कहा, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, तुम मुझे सच बता देती कि नेकलेस खो गया। तुम जिस नेकलेस के बारे में इतना कंसर्न हो, इतनी चिंतित हो, एक्चुअली वो नेकलेस रियल नेकलेस था ही नहीं, वो तो सिंपली एक इमिटेशन था। और जैसे ही मातिल्दा को इस सच्चाई का पता चला उसने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि एक नकली नेकलेस के चलते उसने अपने ज़िंदगी के इतने सारे साल कितनी डिफ़िकल्टी में, कितनी गरीबी में गुजार दिए हैं। So this was the story. I hope you remember now what was the story all about. Let's quickly summarize it up. The necklace explores the themes of vanity, social ambition and the harsh realities of life. Matilda Loisel's dissatisfaction with her middle class life leads to her to borrow a fake diamond necklace जिसे वो असली समझ लेती है। डायमंड एक्चुअली फेक था, नकली था, बट वो उसे असली ही समझ लेती है, which she loses, उसको वो खो देती है, forcing her into 10 years of poverty to replace it. Only to discover the original was imitation. अंत में उसे क्या पता चलता है कि वो नेकलेस कैसा था? इमिटेशन था, उसमें कोई भी रियल डायमंड्स थे ही नहीं। So now let's go through the key concepts that we need to remember when we are going through this chapter. Vanity and pride, which has been portrayed by Matilda's character. Matilda's desire to appear wealthy and admired leads to her ruin. अगर मातिल्दा में ये महत्वाकांक्षा नहीं होती, जो उसके पास था वो उसी में कंटेंट होती, सेटिस्फाइड होती, तो वो कभी भी खुद को बढ़ा चढ़ा के दिखाने में या अमीर पोर्ट्रे करने में इंटरेस्ट शो ही नहीं करती। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके साथ ऐसा हादसा भी नहीं होता। बट क्योंकि उसकी ये महत्वाकांक्षा थी, उसमें एक अजीब सा घमंड था, वो काफ़ी कहीं ना कहीं सेल्फिश थी, एक हद तक उसने सेल्फिशनेस भी दिखाया है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। Appearance versus reality, the central irony is that a fake necklace represents the glamour she craves. वो इमिटेशन, उसकी चकाचौंध ने उसको ये मानने पे मजबूर कर दिया कि वो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस है, जबकि वो ओरिजिनल था ही नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे मातिल्दा भी एक चकाचौंध वाली लाइफ के लिए हमेशा क्रेव करती है, उसके लिए एक रिच या वेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि एक्चुअली वेल्दी लाइफस्टाइल is not important. What is more important is a life full of contentment, full of happy family members who are there with you in your ups and downs. While the real cost of replacing it destroys her life. Contentment and honesty बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है, जितना है, हम उसमें खुश रहें। अननेसेसरी हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखें, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारें। यही सारे थीम्स इस चैप्टर से हमें सीखने के लिए मिलते हैं। The story highlights the danger of unrealistic aspirations and the necessity of accepting one's circumstances. अगर इवन नेकलेस खोने के बाद भी मातिल्दा ऑनेस्टली जाकर कन्फेस कर देती, अपनी फ्रेंड को सारी सिचुएशन बता देती, तो शायद उसकी फ्रेंड उस पर एक बारी को गुस्सा करती, हम मान सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता मातिल्दा और उसके हस्बैंड को, उनकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं हो जाती। दे वुड हैव somehow overcome the situation by demanding a little bit of time from her friend or gifting a similar imitation piece to her friend, but उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बात को छुपाया, छुपाने की वजह से चीज़ें और बिगड़ती चली गई और उन्हें अननेसेसरी का इतना बड़ा कर्जा लेना पड़ा जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई। Situational irony, the ending reveals that 10 years of suffering were wasted on a worthless imitation. जिस इमिटेशन को रिप्लेस करने के लिए 10 साल तक उन लोगों ने मेहनत की, स्ट्रगल की, वो एक्चुअली बिल्कुल बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि वो नेकलेस ही नकली था। The power of truth. If Matilda had been honest about losing the necklace, she could have avoided a decade of misery. जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर वो उसी वक्त अपनी फ्रेंड को सारी सच्चाई बता देती तो शायद सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ती। Now, if you have read the chapter carefully, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मातिल्दा का जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी सेल्फिश पोर्ट्रे किया है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उसके मन में, ऐसी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं जो वास्तविकता से काफ़ी परे है। उसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो उसकी डिज़ायर है, ये जो लग्जरी के पीछे उसका भागना है, उसकी चाहत है कि हर एक वेल्दी चीज़ उसको मिल जाए, वो एक वेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सके, इन्हीं चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाती, हमेशा इरिटेटेड रहती है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। इवन उसके हस्बैंड जो कि इतने सपोर्टिव रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ भी वो बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट नहीं करती है। दैट इज़ द रीज़न कि वो लाइफ में खुश नहीं है। She was born into a family of clerks and fell
शी डिजर्व लाइफ ऑफ लग्जरी एंड लग्जरी गुड्स। उसकी जो रियलिटी है और उसका जो इमेजिनेशन है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। रियलिटी में वो एक मिडिल क्लास सेटअप को बिलोंग करती है, इमेजिनेशन में वो हमेशा सोचती है कि मैं एक बड़े परिवार में पैदा होती या एक बड़े परिवार में मेरी शादी हुई होती तो लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। What changes came into the lives of Louisels after the necklace was lost? बहुत सारे चेंजेस। उनकी एक लौती प्रॉपर्टी वो उन्हें बेचनी पड़ी। जिस घर में वो रहते थे उससे भी छोटे घर में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा, जो कि काफ़ी चीप था। जिस एरिया में वो रहने लगे वो भी बहुत अच्छा नहीं था। 10 साल तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। मातिल्दा की खूबसूरती कहीं ना कहीं 10 साल में बिल्कुल फेड हो गई, जिसकी वजह से उसे काफ़ी घमंड था। शी ऑलवेज फेल्ट प्राउड एंड मिसफिट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी ओनली। उसे हमेशा लगता था कि वो इतनी खूबसूरत है, उसे किसी बड़े परिवार में, रईस फैमिली में पैदा होना चाहिए था। वो खूबसूरती भी कहीं पे कंप्लीटली लॉस्ट हो गई। So if you have to write, you need to keep in mind that they moved to a smaller, cheaper and more dingy home, dismissed the servant and took on heavy manual work to repay the debt. हर काम पहले जो मेड्स के थ्रू होता था, अब वो मातिल्दा और उसके हस्बैंड को ही करना पड़ता था। उसके हस्बैंड को एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में डिवोट करना पड़ा खुद को, क्योंकि पेमेंट बहुत ज़्यादा था, लोन पर इंटरेस्ट भी था, वो भी पे बैक करना था। तो काफ़ी सारा स्ट्रगल जो है 10 साल तक मातिल्दा को झेलना पड़ा। Why was Mem Frostier shocked to hear the truth? उसकी फ्रेंड क्यों शॉक हो गई जब उन्हें इतने दिनों की सच्चाई का पता चला? क्योंकि वो जो नेकलेस था वो एक्चुअली नकली था, वो असली डायमंड्स का था ही नहीं। She was shocked to see how aged Matilda was and revealed that the original necklace was fake and worth very little. वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि उसकी फ्रेंड मातिल्दा, जो हमेशा लोगों में चर्चा का विषय थी, जिसकी खूबसूरती की लोग हमेशा मिसालें देते थे, वो मातिल्दा कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। वो अपनी एक्चुअल एज से बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सिक लग रही है, टायर्ड लग रही है। और ये सब किस लिए? सिर्फ एक नेकलेस को रीपे करने के लिए, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल भी फॉल्स था, बिल्कुल ही नकली था, जिसका डायमंड, एक भी डायमंड असली। और ये सब किस लिए? एक नकली नेकलेस को वापस देने के लिए। What was the irony? At the end of the story, the 10 years of intense suffering and poverty were for a necklace that cost only 500 francs, not 36,000. जिस नेकलेस को मातिल्दा असली समझ रही थी, वो दरअसल सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, बट जिसको वापस देने के लिए उन्होंने एक असली नेकलेस खरीदा वर्थ 36,000 francs. Let's go through some long answer questions. Contentment in one's life is very important to lead a peaceful life. Comment in the context of Matilda's life. जैसा मैंने बताया कि मातिल्दा कहीं पे भी हैप्पी नहीं है, शी इज़ नॉट कंटेंट। जो उसके पास है वो उससे खुश नहीं है, उसे हमेशा उससे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा चाहिए था। उसके पास अच्छा गाउन नहीं था, उसके हस्बैंड ने एक अच्छा सा गाउन ला कर दिया। गाउन आ गया तो उसको लगा उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए। ज्वेलरी थी मातिल्दा के पास, लेकिन वो ज्वेलरी को रिपीट नहीं करना चाहती थी, वो एक्सक्लूसिव दिखाना चाहती थी खुद को। उसे लगा कि अगर वो अपना कोई पुराना नेकलेस पहन के जाएगी तो शायद लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, एलीट सोसाइटी में फिट नहीं होगी वो। और जिसकी वजह से उसने अपनी फ्रेंड से नेकलेस बोरो किया। नेकलेस बोरो करने के बाद भी उसने ये पूछना ज़रूरी नहीं समझाया कि नेकलेस कितना ज़्यादा महंगा है या इमिटेशन है या क्या है, वो बस पसंद करके उस नेकलेस को ले आई। और जब वो नेकलेस खो गया तब भी उसने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया, क्योंकि वहाँ भी वो ये शो करना चाहती थी कि वो केयरलेस नहीं है। नेकलेस गुम हो गया तो उसने और उसके हस्बैंड ने फाइनली अपनी इज्जत बचाने के लिए एक नया नेकलेस खरीद के दे दिया। अगर वो ऑनेस्टली सारी सिचुएशन जाके फ्रेंड को एक्सप्लेन करती, शायद थोड़ी देर के लिए उसकी फ्रेंड गुस्सा करती, लेकिन इतनी सफरिंग्स तो नहीं देखनी पड़ती ना। और ये सब किस लिए? क्योंकि मातिल्दा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। शी वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद वॉट एवर शी हैड. So in this answer, you have to discuss how her ungrateful nature and refusal to accept her reality caused her own downfall. आप चैप्टर में से एग्जाम्पल्स दे सकते थे कि उसके हस्बैंड हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करते रहते थे। जब भी जैसा भी उनके क्षमता में था वो हमेशा मातिल्दा के लिए सामान लेके आते थे, उसकी पसंद की चीज़ें लेके आते थे। लेकिन मातिल्दा शायद कुछ देर के लिए खुश हो जाती, लेकिन फिर अपने ख्यालों में खो जाती। फिर उसका वो जो एक चाह है, और ज़्यादा पाने की चाहत है, वो कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को ओवर पावर कर जाती और वो फिर से मायूस हो जाती। और ये मायूसी, ये फ्रस्ट्रेशन, ये ग्रीडी नेचर, यही उसकी प्रॉब्लम्स या डाउनफॉल का एक्चुअल रीजन है। हाउ डिड द लॉस्ट नेकलेस चेंज मातिल्दा's कैरेक्टर? द लॉस्ट नेकलेस एक्चुअली प्लेज अ वाइटल रोल। ये वही मातिल्दा है जो गाउन के साथ मैचिंग नेकलेस पहनना चाहती थी। अपने पास नेकलेस होते हुए भी उसे लग रहा था कि वो नेकलेस मैच नहीं करेगा, इसलिए अपने फ्रेंड से नेकलेस मांगने चली गई। लेकिन जब वो नेकलेस खो गया तब उसको रीपे करने के लिए कर्जा लिया। जो हमेशा पैम्पर्ड रहती थी बहुत ज़्यादा, जिससे अपनी खूबसूरती के बारे में छोटी बड़ी बातों के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहना पसंद था, वही लेडी कंप्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था। सर्वेंट्स हटा दिए गए घर से, क्योंकि वो सर्वेंट्स को पे नहीं कर सकते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि मातिल्दा को ही एज सर्वेंट्स काम करना पड़ा। घर का छोटा बड़ा हर काम उसे करना पड़ा। जो हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर कंसर्न रहती थी, अब उसके पास वक्त ही नहीं था कि वो अपने को सजा सके या संवार सके। Analyze her transformation from a pampered, vain woman to a hardy, honest and tough woman who worked hard. Simple, देखो, इनिशियली जब मातिल्दा मिडिल क्लास सेटअप में रहती थी, उसके पास एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं थी।
तब उसने ऑनेस्टली कन्फेस भी नहीं किया, उसने उस बात को ही कंप्लीटली छुपा लिया कि उससे नेकलेस खो गया है। वही मातिल्दा जब 10 साल तक गरीबी झेलती है, पावर्टी से डील करती है लोन को चुकाने के लिए, वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप करती है, एक ऑनेस्ट चेंज होता है उसके अंदर, जो कि लास्ट में दिखाया गया है चैप्टर के, कि बिना पूछे ही उसने अपनी फ्रेंड को सारी कहानी सुना दी कि किस तरह से उस रात वो नेकलेस खो गया था और उस नेकलेस को वापस करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। If Matilda had confessed to her friend, would her life have been different? Yes, definitely. अगर मातिल्दा ने उस दिन ही या अगले दिन जाकर अपनी फ्रेंड से माफ़ी मांग ली होती, पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया होता, तो शायद टेम्परेरी तौर पे उसके फ्रेंड और उसके रिश्ते में एक दरार आ सकती थी। शायद थोड़ी देर के लिए उसकी फ्रेंड गुस्सा करती या नहीं भी करती, इट एनलाइटली डिपेंड्स ऑन द फ्रेंड। लेकिन फिर भी कम से कम उसे ये तो पता चलता कि वो नेकलेस नकली था। वो एक नया नेकलेस भी लाकर देती अपनी फ्रेंड को तो इमिटेशन ही लाके देती। 36,000 फ्रैंक्स का तो कुछ नहीं देती ना, 500 फ्रैंक का ही एक दूसरा नेकलेस लाकर दे सकती थी। लाइफ बेटर हो सकती थी, जैसे उनकी लाइफ चल रही थी वैसे चल सकती थी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मातिल्दा ने डिसऑनेस्टी दिखाई, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने रिटर्न ज़रूर किया अपनी फ्रेंड को सब कुछ, लेकिन वो पूरे घटना को ही छुपा लिया उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो गिल्ट काम कर रहा था उसमें कि वो सच बोलेगी तो पता नहीं उसकी फ्रेंड क्या सोचेगी। बट अगर उस दिन वो सच बोलती तो उसकी लाइफ में इतनी सफरिंग भी नहीं होती। सो व्हेन यू राइट दिस आंसर यू नीड टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड हाउ फियर ऑफ अपीयरिंग पुअर रिजल्टेड इन अ वर्स आउटकम। गरीब दिखना या गरीब वो वाली लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, इसी चक्कर में तो मातिल्दा हमेशा नाखुश रहती थी, हमेशा वो अमीर दिखाना चाहती थी, एक अमीरों वाला लाइफ जीना चाहती थी, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। So I hope children you have understood what is the key concept of the chapter, what is the author trying to convey to his readers and how to answer the questions related to this chapter. With this children we are done with another rapid revision session of your English chapter from your textbook Footprints Without Feet. I hope to see you very soon with another interesting chapter from your textbook. Keep on learning, keep on revising, ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए इन आंसर्स को नोटबुक में अपने शब्दों में लिखने की। यहाँ हमने सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स या की वर्ड्स ही डिस्कस किए हैं, एक या दो लाइन में। आंसर को क्रिएट करना है इन की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि आपका काम है, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप आंसर्स को लिख के देखें कि आपको कितना याद है और कितना नहीं। जितना आप लिखेंगे उतना ही आंसर्स को आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन क्लासेस, बाय बाय एंड टेक केयर।